संघर्ष हमारा सिद्ध करेगा, जीवन कितना युद्ध करेगा। लड़ने का मौका सिर्फ राजाओं को मिलता है, योद्धाओं को मिलता है, वीरों को मिलता है। अगर आपको अपने जीवन में संघर्ष मिला है, लड़ने का मौका मिला है, तो लड़िए अपनी जिंदगी से, अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से। लड़ना सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए है, किसी इंसान से नहीं लड़ना है आपको। जितना आप खुद से लड़ेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक नंबर 14 का एमसीक्यू का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आप कर चुके हैं। जो टॉपिक है आपका पोषक तत्वों का संरक्षण। क्लियर है आपको? इसमें काफ़ी कुछ दिया है टॉपिक में, लेकिन मैंने एक मेन हेडिंग ले ली है ताकि आपको पूरा समझ में आए। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने को मिलेंगे, जिससे आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा होगा और एक एक प्रश्न आपको डिटेल में कराया जाएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और जितने लोग भी एमसीक्यू कर रहे हैं वो निश्चित रूप से खुद को औरों से बहुत आगे पा रहे होंगे। अभी भी मौका है उन आलसियों के पास कि आगे बढ़ लें। अभी भी शॉर्ट लिस्टिंग की डेट नहीं आई है। पूरी क्लास अटेंड किया करें, पूरा एमसीक्यू किया करें ताकि एक एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाए। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार ये वीडियो बार बार देखिए, ये सभी क्लासेस बार बार देखिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है। लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आ जाएगी ना, तो आपके अंदर इतना डर पैदा हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि मन में जब घबराहट पैदा होती है तब आपको समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं। उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू हो, आज का आपका प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और हो सके तो उन कार्बोहाइड्रेट्स के नाम भी लिख दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? A2, B3, C4, D5। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। अभी तुरंत बता दीजिए, लास्ट में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा डिटेल में। क्लियर है आपको? तो अभी कमेंट करके बता दीजिए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा उत्तर सही सही बताऊंगा।
क्लियर है आपको? तो आज का 21 प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। बताइए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। ए ऑप्शन है 10 से 20%, बी ऑप्शन है 30 से 40%, सी ऑप्शन है आपका 40 से 50% और डी ऑप्शन है आपका 60 से 70%। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 21 का, 60 से 70%। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए 60 से 70% चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। आपको बताना है कि पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है, यानी कि संरक्षण का कौन सा तरीका है जो मदद नहीं करता है। ए, प्रेशर कुकर में पकाना, बी, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सी, सब्जियों के छिलकों को ना निकालना, डी, छिलका निकालने से पहले धोना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए मदद नहीं करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? चावल और दाल को बार बार सही तरीके से अगर आप धोएंगे तो उसके पोषक तत्व जल में घुलकर बह जाएंगे। क्लियर है आपको? इसीलिए चावल को एक बार ही धुलें, दाल को एक बार ही धुलें। ज्यादा देर तक धुलेंगे और उसके पानी को फेंकेंगे तो क्या होगा, उसके पोषक तत्व बाहर निकल जाएंगे और फिर चावल और दाल आपका क्या बचेगा, एक भूसा बचेगा। क्लियर आपको? चावल तो बहुत जल्दी अपने पोषक तत्व छोड़ देता है जल में, दाल फिर भी काफी हद तक बचा के रखती है। क्लियर आपको? तो चावल और दाल को बार बार नहीं धुलना चाहिए। बहुत से लोग तो चावल को उबालते हैं और पानी फेंक देते हैं, वो बहुत ही गलत तरीका है बनाने का, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो जल में घुल चुके होते हैं और आप सारे पोषक तत्व को बाहर फेंक कर सिर्फ भूसा खा रहे होते हैं। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित पोषक तत्व निकल जाते हैं। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। बताइए, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपकी जल की मात्रा, बी है पोषक तत्वों की मात्रा, सी है संरचना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। जल की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, संरचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है, जल की मात्रा। क्लियर है आपको? तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि जल की मात्रा से संबंधित है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा अधिक होगी तो वह खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होगा, जैसे हरी सब्जियां एवं रसेदार फल। परंतु जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होती है वे लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं, जैसे सूखे मेवे होते हैं, है ना, उसमें जल की मात्रा बिल्कुल नाम मात्र की होती है या होती ही नहीं है। क्लियर है आपको? जिसके कारण क्या होता है, वो लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताना भूल जाता हूं, लेकिन आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि वीडियो को लाइक करना भी होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी होता है। इससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मेहनत करें और आपको भी टाइम से कंटेंट मिलता रहता है। क्लियर है आपको? तो ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें, बताइए, ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, खाद्य के एंजाइम को अक्रियाशील बनाना, रासायनिक क्रिया की दर को कम करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, खाद्य के एंजाइम को क्रियाशील बनाना, रासायनिक क्रिया की दर को कम करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है।
क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। क्लियर, आपको क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाता है। ब्लाचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा की जाती है जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका पेप्सिन कहते हैं, बी ब्रोमोलिन कहते हैं, सी अमाइलज कहते हैं, डी रेनिन कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंकुरण के समय एंजाइम सक्रिय होते हैं, तो कौन से एंजाइम सक्रिय होते हैं अंकुरण के समय पर? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 25 का सी ऑप्शन आपका सही है, अमाइलेज। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अमाइलेज अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम होता है। अनाज के अंकुरण से अनाजों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन तथा विटामिन सी की मात्रा में काफी वृद्धि हो जाती है तथा अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है आपको? इस तरह से आपकी तैयारी कंप्लीट होती रहेगी अगर आप फोकस बनाकर पढ़ते रहेंगे। क्लियर है आपको? आपको जितना अधिक क्वेश्चन को देख पा सकते हैं उतना अधिक देखिए, क्योंकि यही आपकी परीक्षा में सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आपका कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप बार बार प्रश्नों को कर रहे होंगे। क्लियर है आपको? और कोशिश किया करिए जो प्रश्न आपके गलत हों उन्हें एक बार नोट जरूर करिए, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। क्लियर है आपको? और अपना फोकस बनाकर रखिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा मन आलसिया जाता है ना, तो वो कहता चलो छोड़ो आज नहीं पढ़ते, है ना। कभी कभी मन ढीला पड़ जाता है, उतना मोटिवेशन नहीं आता है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ सिर्फ नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो। लेकिन आपको खुद को जिंदा रखना होता है ना, खुद को डेली जगाना पड़ता है। जैसे सुबह उठने से पहले हमें डेली खुद को जगाना पड़ रहा है कि उठो कुछ करना है, वैसे ही पढ़ाई का भी है। जितना आप खुद से बात करेंगे कि आज पढ़ना है, आज इतना टारगेट है, कल इतना है, तो इससे क्या होगा, मन मोटिवेट बना रहेगा। क्लियर है आपको? कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए। ऑप्शन ए है आपका भाषण, बी है सामूहिक वार्तालाप, और सी है प्रयोगशाला विधि, डी है प्रदर्शन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी। क्लियर आपको? प्रदर्शन जो विधि है ये सबसे आसान विधि है। क्लियर आपको? कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रदर्शन। क्लियर है आपको? प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी बात को सभी जन तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए उपयुक्त विधि प्रदर्शन को माना जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। बताइए, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि कौन कौन सी है या कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका रेफ्रिजरेशन द्वारा, बी है डिहाइड्रेशन द्वारा, सी है नमक व चीनी द्वारा, डी है इनमें से सभी। देखिए यहां पर इंग्लिश वर्ड को हिंदी वर्ड में ही लिख दिया गया है, हिंदी में। तो ऐसा होता है कई बार कि अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में ही लिख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपने ये शब्द नहीं पढ़े हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। क्लियर आपको? रेफ्रिजरेशन का मतलब हुआ फ्रिज में रखना, जो आपके घर में फ्रिज है वो ठंडा करना, ठंडे तापमान पर रख देना, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? उससे पानी निकाल देना। कोई जैसे किशमिश होती है, किशमिश बनाई जाती है डिहाइड्रेशन के द्वारा, अंगूर से पानी निकाल दिया जाता है। क्लियर है आपको? तो एक हो गया आपका रेफ्रिजरेशन द्वारा, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन द्वारा, तीसरा होता है नमक व चीनी द्वारा। तो नमक से क्या होता है, आपने देखा होगा घर में वो बनते हैं नमक पारे या कुछ और भी आपके यहाँ हो सकता कहता हो, मैदे या आटे के बनाकर और उनको नमक मिलाकर तल लिया जाता है, इससे संरक्षण होता है। चीनी भी मिलाकर तल लिया, कभी कभी चीनी के द्वारा भी संरक्षण होता है। जैसे बालूशाही बनती है या इमरती बनती है तो इनमें क्या होता है, चीनी लगाई जाती है, इससे संरक्षण हो जाता है। क्लियर है आपको? और इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
27 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियां ये तीनों है, रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन, नमक व चीनी के द्वारा। क्लियर है आपको? तो खाद्य संरक्षण खाद्य पदार्थ को उपचारित करने एवं सुरक्षित रखने की ऐसी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा खाद्य पदार्थ को खराब होने की प्रक्रिया से रोकता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपको, ये कई बार आपको बताया भी गया है कि भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? बताइए, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, या ऑप्शन बी डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, या ऑप्शन सी डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, या ऑप्शन डी तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको? तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देने चाहिए। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है 28 का। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं? बताइए, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम जो है वो विकृत हो जाती हैं? ऑप्शन ए है आपका अपूयन, बी है वर्णहीन करना, सी निर्जलीकरण करना, डी अचार बनाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 29 का जो सही ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। निर्जलीकरण करने से क्या होता है, जो एंजाइम है वो विकृत हो जाते हैं। एंजाइम की क्रिया को कई विधियों से निरोधित किया जाता है। इनमें प्रमुख है एंजाइम को निष्क्रिय करने बनाने वाला, ताप तक गर्म करना, प्रशीतन करना, वायु का विलोपन व प्रकाश है। खाद्य संरक्षण के लिए निर्जलीकरण के कारण एंजाइमें विकृत हो जाती हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? बताइए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए है आपका रासायनिक विधि, बी है भौतिक विधि, सी है विकिरण विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ये आधुनिक युग की विधि भी है और इससे संरक्षण काफी अच्छे तरीके से होता है। तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30वें का, तो 30वें का सी ऑप्शन आपका सही है, विकिरण विधि है। क्लियर है आपको? क्या है? विकिरण विधि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है। तो खाद्य पदार्थों की संरक्षण की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि विकिरण विधि है। विकिरण विधि एक संरक्षण की ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है तथा रेडियोधर्मिता जैसी भी कोई समस्या नहीं रहती है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। ए ग्रिलिंग, बी बेकिंग, सी पोचिंग, डी सभी गलत है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, पोचिंग। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पोचिंग। तो भोजन पकाने की पोचिंग विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। पोचिंग का तापमान 80 से 85 डिग्री सेल्सियस होता है। पोचिंग विधि का इस्तेमाल ज्यादातर अंडे और मांस मछलियों में किया जाता है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यह आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लाचिंग के बारे में बताता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको ब्लाचिंग के बारे में आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका भाप के दबाव में पकाना यानी कि प्रेशर कुकिंग, बी है खाद्य पदार्थों को 3 मिनट के लिए उबालना, सी है खाद्य पदार्थों को पहले ठंडे पानी में डालना और फिर पानी में उबालना, और डी है उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लाचिंग के बारे में बताता है? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा कर लेना। ब्लाचिंग में उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा किया जाता है।
क्लियर है आपको? अब ये देखो, तर्क और कथन वाला प्रश्न है। इसमें एक अभिकथन है, फिर उसका तर्क दिया गया है। ये प्रश्न आपने पिछली क्लास में भी किए थे, तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अभिकथन है कि मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। ठीक है, तो ये अभिकथन है। अब दूसरा इसका तर्क क्या है कि पुनः गुथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। क्या यह तर्क इस कथन का सही है? क्या यह कथन सही है? क्या यह तर्क सही है? आपको ये तीन चीजें देखनी है, बताइएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन 33 कि मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूंथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा गूंथना चाहिए। ये कथन है। ठीक है, और इसका तर्क दिया है कि पुनः गुथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। क्लियर है आपको? तो ये क्या है? ये वैज्ञानिक कारण है जिसके कारण रोटी फूलती है। बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 33 का ए ऑप्शन सही है। ए तथा आर दोनों सही है। कथन भी आपका सही है कि आधा घंटा छोड़ने के बाद जब आटा दोबारा गूंथेंगे तो रोटी अच्छे से फूलेगी। और उसका जो तर्क दिया गया है, जो वैज्ञानिक कारण दिया गया है कि ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिससे स्टार्च का गुण होता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, कथन और तर्क दोनों सही हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए डाट डाट यानी कि किसका प्रयुक्त होता है? बताइए, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए किसका प्रयुक्त होता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम और कैल्शियम प्रोपायोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी उक्त में से कोई नहीं। बताइए, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। तो डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। बताइए, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है आपका ब्रेजिंग, बी है ग्रिलिंग, सी है स्टीमिंग, डी है पोचिंग। देखिए यहां पर भी इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर लिया है देवनागरी भाषा में, लिपि में, है ना, देवनागरी लिपि है और है अंग्रेजी भाषा के शब्द, लेकिन देवनागरी लिपि में लिख दिए गए हैं, इसलिए आपको हिंदी में पढ़ने में समझ में आ रहे हैं। क्लियर है आपको? तो 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है, नीचे आग जल रही होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर ऊपर क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे ग्रिल होती है, उसके ऊपर रख के पकाते हैं। क्लियर है आपको? तो इस तरह से ये कार्य करता है। क्लियर है आपको? तो खाना पकाने की उस विधि का नाम ग्रिलिंग है जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। इस विधि में भोजन को चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है। क्लियर है आपको? तो यह ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। बताइए, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है माइस्ट हीट, बी है ड्राई हीट, सी है हॉट पैड और डी है माइक्रोवेव। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 36 का डी ऑप्शन आपका सही है, माइक्रोवेव। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो खाना पकाने की उस विधि का नाम माइक्रोवेव है जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। इस विधि में माइक्रोवेव किरणों में माध्यम से भोजन पकाया जाता है। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका 37। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं क्योंकि ऑप्शन है आपके प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है। ऑप्शन बी है आपका प्रेशर कुकर में कम पानी लगता है। ऑप्शन सी है आपका प्रेशर कुकर में कम तापमान पर भी पकाया जाता है। ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं क्योंकि। तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है। इस कारण क्या होता है कि पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है। प्रेशर कुकर में सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन सुरक्षित तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि डाट डाट फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। तो कौन सी विधि फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। ऑप्शन ए है आपका बाटलिंग, बी है कवरिंग, सी है ब्लाचिंग, डी है फ्रीजिंग। तो 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ब्लाचिंग। तो इस विधि को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई एमसीक्यू आप देख चुके हैं। क्लियर है आपको। तो इस विधि का आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा में यह रखी होगी। तो ब्लाचिंग फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है। बताइए खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है आपका खाद्य पदार्थ को साफ करता है, बी नाशक जीव प्रसरण को रोकता है, सी खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है, डी खाद्य पदार्थों को शुष्क होने से रोकता है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, खाद्य पदार्थों में एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। तो खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों के एंजाइमों को निष्क्रिय करना है। धवलीकरण यानी कि ब्लांचिंग गर्म पानी या भाप के द्वारा की जाती है जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। बताइए निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ए उबालना, बी गहरी विधि द्वारा तलना, सी खदकना, डी बाष्प द्वारा पकाना। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 का डी ऑप्शन आपका सही है, बाष्प द्वारा पकाना। क्लियर है आपको। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य विधियों से अच्छी है क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पकाया जाता है। पोषक तत्वों के संरक्षित रखने में मदद मिलती है। बाष्प से पका भोजन हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य होता है। क्लियर है आपको। तो 40 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आज के प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाए। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। ए ऑप्शन में 2 था, बी में 3 था, सी में 4 था, डी में 5 था। तो मैंने कहा था इसका उत्तर बताइएगा और हो सके तो उनका नाम भी लिखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन है, 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्लियर आपको। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, फिर होता है डाइसेक्राइड जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है, फिर तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। क्लियर है आपको। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। क्लियर है आपको। ये चीजें आपको ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक 14 का मॉक टेस्ट जिसमें पोषक तत्वों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। आज आपने पार्ट 2 किया। उम्मीद करता हूं आपको पूरा मॉक टेस्ट समझ में आया होगा, आपको बहुत ही आनंद आया होगा जब आपने प्रश्नों को हल किया होगा।
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न आपको कितने सही हुए और आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और मुझे बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक का रिवीजन पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहती हैं। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों को भी अपने लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सिलेक्शन 101% होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।